हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम जुलाई 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य तक की खबरों को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, वो है हमारा हाइपरसोनिक विंड टनल को लेकर के। तो एक विंड टनल का यानी विश्व की सबसे शक्तिशाली पावरफुल विंड टनल का निर्माण किया है चाइना ने। आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है, इस विंड टनल का नाम क्या है। इसका नाम जो है उन्होंने JF-22 दिया है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, इसका व्यास कितना है, कितने गति तक का है, ये आपके लिए काम का नहीं है क्योंकि चाइना का है। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि सबसे शक्तिशाली विंड टनल है पूरे विश्व की और इसका नाम है JF-22। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है रक्षा प्रौद्योगिकी से लेकर के। ये जो हमारा पूरा जो ये वाला जो है वो सिर्फ एक पेज जितना ही है, तो इसको जल्दी ही कवर कर लेंगे हम, पूरा रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को। तो देखिए, DRDO ने जो है अभी अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। अग्नि प्राइम के बारे में हम पहले भी बहुत सारी बातें जो है वो पढ़ चुके हैं। तो अग्नि प्राइम जो है, इसका जो परीक्षण है वो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा के अंदर है, वहाँ से इसका जो है परीक्षण किया गया है। इसके 3 सफल परीक्षण के बाद इसको सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने से पूर्व इसका जो है लास्ट जो परीक्षण था उसको भी कंप्लीट किया गया है। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम्स में 2 मार्क्स में आपसे पूछ ले। तो देखिए, अग्नि प्राइम जो है इसकी 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, 34.5 फीट ये लंबी है और इस पर एक जो है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल जो है उसका वॉरहेड जो है वो भी लगाया हुआ है। फिर उसके अलावा जो है MIRV द्वारा एक ही मिसाइल के कई सारे टारगेट्स जो है उस पर एक ही मिसाइल से कई सारे टारगेट्स पर हमला भी किया जा सकता है। अब 11 किलो भार वाली ये मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी जो है वो सक्षम है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं अग्नि प्राइम की, तो ये आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट है, भारत ने किया स्वदेशी हैवी वेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण। तो ये हैवी टॉर्पीडो क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टॉर्पीडो सबसे पहली चीज़ तो ये है, एक स्वदेशी यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से उसको बनाया गया है और ये क्या करेगा कि पानी के नीचे अंडर द वाटर जो है वो आधुनिक हथियारों को जो है अंडर द वाटर लेकर के जाएगा और वहाँ से जो है कोई भी अगर अटैक होता है तो उससे सुरक्षा करेगा। इसका जो नाम है इस टॉर्पीडो का, वो भारतीय जो हमारे देवता है, जल के जो देवता है वरुण, उनके नाम पर इनका नाम वरुणास्त्र रखा गया है। इस टॉर्पीडो का नाम वरुणास्त्र रखा गया है। और जो DRDO है उसकी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी के द्वारा जो है इस टॉर्पीडो का निर्माण किया गया है। तो ये सारी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। वरुणास्त्र का नाम ध्यान रखिएगा, इसका क्या कार्य है वो ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये क्या करेगा, इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। ये विद्युत चालित है यानी कि इलेक्ट्रिकली जो है ये ऑपरेटेड होगा और उतले पानी में भी पनडुब्बियों को निशाना बना सकता है। ठीक है, जब पानी में उछाल होता है, उतला पानी जिसको ही कहते हैं सरफेस वाटर, उसमें भी जो है पनडुब्बियों को ये निशाना बना सकता है। 7 से 8 मीटर लंबे GPS बेस्ड इस टॉर्पीडो का वजन 1500 किलोग्राम है। इसकी स्ट्राइक स्पीड है 74 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे ये लक्ष्य को प्रभावी ढंग से भेज सकता है। 600 मीटर की गहराई तक ये संचालित होता है और जो है वरुणास्त्र भारतीय सेना में अभी जो मौजूद अमेरिकी मार्क 46 टॉर्पीडो है उसकी जगह लेगा। यानी कि अभी हमारे पास जो है अमेरिकी मार्क 46 टॉर्पीडो है, उसकी जगह अब हम स्वदेशी टॉर्पीडो यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा वरुणास्त्र। तो ये वरुणास्त्र आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आर्थिक परिदृश्य पे, क्योंकि ये जो है काफ़ी छोटा था तो इसके लिए अब 2 वीडियो क्या ही बनाए, तो फर्स्ट इसी वीडियो में हम इसको कवर कर लेते हैं। तो आर्थिक परिदृश्य में चलते हैं। आर्थिक परिदृश्य की जो पहली न्यूज़ है वो फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची को लेकर के है। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला आर्टिकल जो है वो फोर्ब्स की जो सूची है उसको लेकर के है, जिसके के अंदर 2000 जो कंपनीज़ है ओवर द वर्ल्ड, उनमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है उसको जो है रैंकिंग दी गई है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं फोर्ब्स सूचियों को लेकर के, पर्सनालिटीज़ को लेकर के। तो आप फोर्ब्स की जो सूची है इसको एक बार ठीक से पढ़ लेना। अब देखिए, इसमें जो है 2000 जो हमारी कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड की, उनको जो है इसमें स्टडी किया गया है, उनका क्या क्या जो है उनका कुल प्रॉफिट कितना रहा, कितनी उनकी मार्केट वैल्यूएशन है, उन सब के आधार पर इन कंपनीज़ को रैंकिंग दी गई। इसमें अधिकतर जो कंपनीज़ है वो अमेरिका और चाइना की है। अगर टॉप कंपनी की बात करें तो वो है JP मॉर्गन, जो कि है हमारी अमेरिका की कंपनी। सेकंड पे अगर हम बात करें तो वो है सऊदी अरेबिया की अरामको, सऊदी अमेरिको जो कंपनी है वो है। JP मॉर्गन जो है वहाँ का बैंक है। ठीक है, तो ये जो है अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है JP मॉर्गन, जो 3700 अरब डॉलर जो है उसकी कुल संपत्ति है। खैर इतना तो अपने को ध्यान नहीं रखना, लेकिन ये ध्यान रखिएगा JP मॉर्गन है, सेकंड पे सऊदी अमेरिको है और फिर तो चाइना के हैं सारे और बाद में अमेरिका के हैं। अगर भारत की बात करें
तो भारत के जो है आप देखेंगे यहाँ पर तो 55 भारतीय कंपनियां इसमें शामिल की गई हैं। अब रैंकिंग में अगर हम देखें तो सबसे टॉप रैंकिंग पे आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये देश की भी सबसे बड़ी कंपनी है और हमारी जो फोर्ब्स की सूची है उसमें 45th पोजीशन जो है इसको दी गई है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस सूची के अंदर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन सबको स्थान दिया गया है। तो थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा कि भारतीय कौन सी कंपनियां शीर्ष के ऊपर है, जैसे कि SBI है, HDFC है, ICICI बैंक है। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो सबसे टॉप पर है, 45th इसकी रैंकिंग है। नेक्स्ट रैंकिंग पे चलते हैं, रिपोर्ट पे चलते हैं, जो कि है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है ये स्टार्टअप जिनोम जो है एक कंपनी है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसके अंदर स्टार्टअप्स को लेकर के रैंकिंग दी जाती है, कहाँ कितने स्टार्टअप्स है, इकोसिस्टम स्टार्टअप्स का कितना अच्छा है, तो उसको लेकर के ये कंपनी है। अब देखिए इसमें जो शीर्ष है वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, सबसे ज़्यादा नवाचार का कल्चर, रिसर्च का कल्चर, स्टार्टअप का कल्चर अमेरिका में है। तो अमेरिका ही यहाँ पर शीर्ष पे आता है। तो अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली है वो स्टार्टअप कल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप पर है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है फर्स्ट पे है हमारा सिलिकॉन वैली। और अगर हम यहाँ बात करें, रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। ठीक है, इस रैंकिंग में बेंगलुरु 2 स्थान ऊपर चढ़ करके 20वें स्थान पर आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे बेंगलुरु के अंदर जो है स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा है और ये जो है 20th पोजीशन पर यहाँ पर है। और उभरते इकोसिस्टम में पुणे जो है वो 31 से 40 की रेंज में है, इससे पहले ये 51 से 60 की रेंज में था। तो अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि हमारा बेंगलुरु और पुणे जो है वो स्टार्टअप कल्चर में आगे है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो सिलिकॉन वैली जो है वो टॉप पोजीशन पे है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को लेकर के। तो ये एक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है, इंडेक्स नहीं, रैंकिंग है। इस रैंकिंग को जारी करता है IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो कितना कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो देखते हैं कि विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका विश्लेषण करके बताता है कि भाई कौन सी अर्थव्यवस्था अच्छा ग्रो इसमें कर रही है। तो ये इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो ये प्रतिस्पर्धात्मक जो रैंकिंग है ये उस प्रकार की रैंकिंग है, अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिस्पर्धा है, कौन सी अर्थव्यवस्था आगे है, कौन सी पीछे, कौन कौन से इसमें टर्म्स है जो वो लिए जाते हैं, उसके आधार पर इन्होंने एक पूरी ये जो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जो है वो जारी की है। इसमें इन्होंने 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया है। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा जो देश है वो कितना क्या ग्रो करता है। तो देखिए रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाली जो 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं वो है डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड, ताइवान, हांगकांग, स्वीडन, अमेरिका और UAE। अब देखिए अमेरिका जो है वो 9th पोजीशन पे है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इसके अंदर ज़्यादा है। उभरती हुई भी नहीं कहेंगे, डेनमार्क, आइलैंड तो जो है पुरानी अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, लेकिन इसमें जो है कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग के अंदर थोड़ी रैंकिंग चेंज है। तो आप ध्यान रखिएगा कि डेनमार्क टॉप पे है, अमेरिका 9th पोजीशन पे। हम क्या है कि बड़ा इमोशन में आके कि नहीं अमेरिका ही होगा या चाइना होगा, तो वो नहीं है। डेनमार्क जो है इसमें अर्थव्यवस्थाओं में इसका स्थान है। चाइना की रैंकिंग की बात करें तो 21वां स्थान है। और भारत की बात करें तो भारत जो है 64.63 के स्कोर के साथ 40वें स्थान पर इसमें रखा गया है। इससे पुरानी वाली जो हमारी रैंकिंग थी पिछले साल की उसमें हम 37th पोजीशन पे थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस बार हमारे 3 स्थानों की गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल पे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बागवानी फसलों के उत्पादन को लेकर के कुछ आंकड़े हैं जो कि 2021-22 के आंकड़े हैं और 2022-23 के जो है अग्रिम अनुमान जो है वो लगाए गए हैं। तो 21-22 के अगर हम आंकड़े देखें तो बागवानी फसलें, पहली बात तो आप जानते हैं कि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं जिसमें फल, सब्जी वगैरह चीज़ें आती हैं तो उनको हॉर्टिकल्चर में इंक्लूड किया जाता है। गवर्नमेंट इसके लिए हॉर्टिकल्चर मिशन ज़रूर चलाती है, लेकिन MSP जैसी कोई चीज़ जो है वो इसमें नहीं दी जाती है। प्रीमियम ज़रूर है इसके अंदर, लेकिन जो क्या कहते हैं MSP जैसा कुछ नहीं है। हालांकि हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स है उनको भी बढ़ावा दिया जाने का काफ़ी जो है वो प्रयास होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि क्या है कि बागवानी जो फसलें हैं उनका उत्पादन अगर हम देखें तो इनके अगर आंकड़े देखें तो 2021-22 के अंदर 347.18 मिलियन टन का जो उत्पादन है वो हमारे यहाँ पर हुआ है। और देखिए उत्पादन चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे किसी में भी हो, वो बढ़ता ही है। बहुत कम है कि उत्पादन, बहुत रेयर चांस होते हैं कि वो जो है प्रोडक्शन कम हुआ है, वो बढ़ता ही है। तो अब यहाँ पर देखिए कि फल, सब्जी, मसाले, फूल, सुगंधित और औषधीय पौधे, वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का अनुमान है। तो कुल बागवानी
सामान्य अगर फसलों की बात करें तो 350.87 मिलियन टन 2021-22 जो है वो इसका अनुमान है कि इतना जो है उसमें उत्पादन देखने को मिला है। 3.69 मिलियन टन या फिर 1% की जो है वो वृद्धि देखने को मिली है। अब इतना आंकड़े वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान रखना चाहें तो आप कुल जो उत्पादन है वो ध्यान रखिएगा कि 350 मिलियन टन का लगभग जो है वो उत्पादन देखने को मिला है। उसमें भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा फलों में उत्पादन है 107 मिलियन टन। फिर उसके बाद में सब्जियों में सबसे ज़्यादा है, सब्जियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन है, फिर जो है फलों के अंदर है, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आलू और फिर प्याज और फिर टमाटर के अंदर जो है वो वृद्धि इसमें देखने को मिली है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है टाटा पावर बना सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड। नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर ब्रांड बना है सबसे ज़्यादा आकर्षक। और ये किसने इसको ये जो है रिपोर्ट, किस रिपोर्ट में ये कहा गया है? तो टाटा पावर कंपनी देश का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड है। ये जो है ये लिखा है, हाँ, रेंट स्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च की एक रिपोर्ट है। उन्होंने जो है इस रिपोर्ट में कहा है कि ये जो कंपनी है 9th पोजीशन में है, और टाटा पावर ने वित्तीय, सेहत, प्रतिष्ठा, करियर में प्रगति के अवसरों में काफ़ी ऊंचे अंक जो है वो हासिल किए हैं। फिर इसमें 3 और कंपनियों की बात करें तो टाटा पावर के शीर्ष स्थान के बाद ई कॉमर्स के क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन दूसरे स्थान पर है, और टाटा स्टील जो है वो इसमें तीसरे स्थान पर रही है। और टॉप 10 की सूची में जो TCS है तो वो जो है आपके चौथे स्थान पर इसके अंदर है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग वगैरह है। तो सबसे अच्छा एम्प्लॉयर यानी कि जो एम्प्लॉयर आप समझते ही हैं, नियोक्ता मतलब कि जो नियुक्तियाँ करता है, या क्या कहते हैं उसको हिंदी के अंदर, तो जो है एम्प्लॉयमेंट देने वाली जो एजेंसी है एक तरीके से, तो उसको एम्प्लॉयर कहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ब्रांड बताया गया है टाटा को इसमें। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है सहकारिता क्षेत्र को लेकर के। तो सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना जो है उसको लॉन्च किया गया है, और इसको जो है तो देखिए पहले तो आप इसके नाम से सिद्ध होता है कि ये अन्न भंडारण योजना है, यानी कि जो वेयर हाउसेस जो होते हैं, कोल्ड स्टोरेज गोदाम जो होते हैं, उनके निर्माण के लिए जो है कार्य किया जाएगा। उसके निर्माण के लिए यहाँ पर 1 लाख करोड़ की जो है ये योजना घोषित की गई है, और उसके अंदर 2000 टन क्षमता के गोदाम जो है वो बनाए जाएंगे। अब देखिए इस योजना के अंदर जो हमारे PACS होता है, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ जो होती है, जिनको PACS बोलते हैं या हिंदी में आप पैक्स बोलते हैं, इनको जो है सशक्त किया जाएगा। इनके भंडारण में मतलब PACS के स्तर पर गोदामों के निर्माण द्वारा देश में भंडारण के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करेगा, बल्कि पैक्स को कई अन्य गतिविधियां करने में भी इसको सक्षम बनाया जाएगा। सो बेसिकली इसमें क्या है कि जो हमारे इसमें 1 करोड़ की ये योजना है, और इसके लिए एक अंतर सहकारी मंत्रालय जो है, अंतर मंत्रालय समिति जो है उसका भी गठन किया है, और जो इसकी अध्यक्षता है वो सहकारिता मंत्री करेंगे। और 10 चुने हुए जिलों के अंदर जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस परियोजना को जो है वो चलाया जाएगा। इसमें क्या है कि जो PACS है उनका सशक्तिकरण किया जाएगा, उनको सक्षम बनाया जाएगा, ताकि वो जो है क्रेडिट से जुड़े हुए काम कर सके, गोदामों का निर्माण कर सके, भंडारण क्षमता को जो है वो और ज़्यादा आगे ले जा सके। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने एक योजना पढ़ी होगी जिसका नाम है ODOP, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो ये प्रधानमंत्री जी की योजना है, और उसमें एक ये बात कही गई है कि हम जो है हर एक ज़िले से वहाँ का जो स्पेशल प्रोडक्ट है उसको हम जो है आगे लेकर के आएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए कुछ फंडिंग जो है गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। तो अब यहाँ देखिए कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही के अंदर बजट में भी इसकी घोषणा की थी कि हम 5000 करोड़ रुपए जो है यूनिटी मॉल बनाने के लिए खर्च करेंगे, और यही यूनिटी मॉल जो है नागालैंड के दीमापुर में बनाने के लिए 145 करोड़ रुपए अभी जो है वो राज्य सरकार ने दिए हैं, केंद्र सरकार ने दिए हैं। तो आप याद रखिएगा यूनिटी मॉल जो है कहाँ बनने वाला है, नागालैंड में बनेगा, और ये जो है किसके लिए है? ODOP के लिए, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है वो बनाया गया है। तो ये इसके बारे में था। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये वाला आर्टिकल इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम नहीं यहाँ पर रीड आउट करेंगे। अब चलते हैं 1 लाइनर्स पे। तो यहाँ देखिए ऐसा कौन सा प्राधिकरण है जिसने ज्ञान, विज्ञान और नवाचार के श्रेष्ठ में व्यवहारों को साझा करने के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो है उसको लॉन्च किया है? तो ये जो है NHAI जो है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उसने जो है ज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर आइए, ये वाला सिंपलीपाल जो रिजर्व है, तो ये जो है यहाँ पर ऐसी कौन सी घास जो है उसका उपयोग कर मयूरभंज उड़ीसा की जो जनजातियाँ हैं वहाँ पर योगा मैट का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ सबई घास पाई जाती है जिसका कि जो यूज़ है वो योगा मैट बनाने के लिए किया जाता है। सिंपलीपाल रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखिए कि सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी है, कौन सी बिजली उत्पादक कंपनी है जिसको कि मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस का जो के रूप में मान्यता दी गई है। मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस यानी कार्य क्षेत्र में जो है सबसे सर्वोच्च कंपनी के रूप में इसको माना गया है। तो वो NTPC लिमिटेड है जिसको कि ऐसी रैंकिंग दी गई है।
फिर देखिए भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो है कोंडाकल गांव के अंदर जिला रंगारेड्डी और ये हैदराबाद के अंदर बनाई गई है। तो प्राइवेट कोच फैक्ट्री कहाँ पर बनाई गई है? हैदराबाद में बनाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए भारत ने जो है यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत में रेल मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधानों की प्रगति में तेजी लाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी संस्था के साथ समझौता किया है? तो हमारा जो रेल मंत्रालय है उसने इलेक्ट्रिक वाहनों को और बढ़ावा देने के लिए यूसेड के साथ में समझौता किया है। ये इंपॉर्टेंट है। यूसेड क्या है? यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट आज का जो है वो है, हाल ही में कौन से बैंक ने आईवीआर आधारित यूपीआई सॉल्यूशन, ठीक है, यूपीआई पे पेश करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है वो बन गया? तो ये पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसने ये जो किया है। और उसके अलावा जो है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। और अब जब नेक्स्ट हम मिलेंगे तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है प्रादेशिक परिदृश्य, और जल्दी ही उसको कंप्लीट करने के बाद में हाफ मैगजीन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट जो है हम बाकी के जो वीडियोस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बने रहिएगा आप चैनल के साथ में। जो भी आपको कमेंट्स हैं आपके, तो वो भी मैंने पढ़ लिए हैं। आपको पीडीएफ जो है वो जल्दी मिल जाएगी। एक बार इसकी वीडियोस हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद पीडीएफ भी जो है अपलोड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और भी जो अपडेट होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट में।